वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियो राइज इंडियन हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यू जो हम स्पेक्ट्रम की बुक को कवर कर रहे हैं उसमें दिस इज आवर लेक्चर नंबर 17th लेक्चर पे हम आ गए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर करेंगे। हमने अभी तक पेजेंट रिबेलियन, ट्राइबल रिबेलियंस और जो कैसे डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज इंडिया के अंदर आई और उन्होंने इंडिया का एक्सप्लोटेशन किया, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम रिवोल्ट ऑफ 1857 को कवर करने जा रहे हैं थ्रू एमसीक्यूज। My name is Prince Luthra, All India rank 577, and here on Unacademy, I teach ethics, current affairs, and history. There are various educators on Unacademy जो आपको various subjects concerning UPSC, CSE पढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ top educators भी हैं, like Mr. Murnaal Patel, Mr. Roman Saini, Mr. Anuj Garg। और Unacademy Plus के भी various subscription के packages जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं using the PL Live code। PL Live code use करने पर क्या होगा, you will get a 10% discount। For example, अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं, द कॉस्ट इज 64,000 एंड आफ्टर यूजिंग द PL लाइव कोड द कॉस्ट विल कम डाउन एंड इट विल बी 57,600। करना क्या है, आपको अनअकैडमी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, गो टू गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करिएगा एंड देन यूजिंग द PL लाइव कोड यू कैन मेक द पेमेंट। द बेनिफिट्स आर यू विल गेट वेरियस कोर्सेज जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, वेरियस टॉप एजुकेटर्स के। फॉर एग्जाम्पल माई मॉक टेस्ट सीरीज कोर्स और एथिक्स कोर्स, they are going to be there on Unacademy Plus platform very soon। साथ में ही आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं फ्रॉम वेरियस टॉप एजुकेटर्स और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं उन एजुकेटर्स के साथ। और इन केस इफ यू मिस एनी ऑफ द लाइव क्लास यू कैन डाउनलोड द क्लास एज वेल टू वॉच इट लेटर ऑन। सो मार्किंग स्कीम पे चलते हैं अपनी। सो हमारी मार्किंग स्कीम है, अगर 8 से 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट हैं सो इट्स एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। 6 से 7 एमसीक्यू अगर आपके करेक्ट हैं सो इट्स ए गुड परफॉर्मेंस। 4 से 5 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट हैं तो इट्स अ डेंजर जोन। वाई डेंजर? बिकॉज इट्स अ 40 to 50% जोन जहां पे प्रीलिम्स को देने के बाद आप रिजल्ट का वेट करते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि आप मेंस में बैठ पाएंगे या नहीं, और इसी वजह से नेक्स्ट प्रीलिम्स की भी तैयारी नहीं कर पाते। तो वो जो 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है वो आपका वेस्ट हो जाता है। लेस देन 4 एमसीक्यू अगर आपके करेक्ट है तो ऑफकोर्स आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे प्रीलिम्स आपका क्रैक होने वाला नहीं है। सो कोशिश करिए कि ऊपर के ब्रैकेट्स में फॉल करिए एंड ग्रेजुअली अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करिए। पहली 2 ब्रैकेट्स में कंसिस्टेंटली फॉल करते हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। तो बस कोशिश यही करिए कि ऊपर के 2 ब्रैकेट्स में कंसिस्टेंटली आपकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। नाउ इंडियन अपराइजिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अपने मार्क्स को जरूर कैलकुलेट करिएगा, कितने आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। जो इनकरेक्ट एमसीक्यूज होंगे उसको भी अकाउंट फॉर करके नेट आपके जो आंसर्स आ रहे हैं उससे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करिएगा। सिर्फ क्वेश्चंस को एज अ वीडियो मत देखिएगा, ये एज्यूम करिएगा दैट यू आर राइटिंग द प्रीलिम्स एग्जाम। आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठे और वहां पे ये 10 क्वेश्चन आए, आपको उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो 1857 का जो रिवोल्ट था उसके क्या इकोनॉमिक कॉजेज थे? तो इकोनॉमिक कॉजेज पूछा है, पॉलिटिकल नहीं पूछा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछा है, या फिर अदर कॉजेज नहीं पूछा है, सिर्फ इकोनॉमिक कॉजेज के बारे में बात करी गई है और बताना क्या है, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना इज 50% ऑफ योर जॉब डन। कंसीडर दैट कि आपके 50% जो जॉब है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ेंगे, आते हुए भी आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। कौन से कॉजेज पूछे? जनरल कॉजेज नहीं पूछे, इकोनॉमिक कॉजेज पूछे। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, अनपॉपुलर रेवेन्यू सिस्टम, वाज इट वन ऑफ द इकोनॉमिक कॉज? तो क्या एक इकोनॉमिक कॉज था? देन लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, क्या मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से जो लोन लिया करते थे लोग, क्या वो भी इकोनॉमिक कॉज था 1857 के रिवोल्ट का? हो सकता है। टू वे फ्री ट्रेड, जो टू वे फ्री ट्रेड था, क्या वो भी एक इकोनॉमिक कॉज था 1857 की क्रांति का? टेक 15 सेकंड्स, फिर डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे 1857 की क्रांति के, 1857 के रिवोल्ट के क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेज थे। वी विल डिस्कस, टेक 15 सेकंड्स। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। सो जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी, चाहे वो लैंड को लेकर हो, टैक्सेशन उनका सिस्टम हो, उन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल फैब्रिक था सोसाइटी का वो पूरे तरीके से ब्रेक कर दिया था।
ठीक है, किस तरीके से पढ़ेंगे? तो उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था दैट इज वेरी एक्सप्लॉइटेटरी। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू इंपोज किया जाता था लैंड के ऊपर से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जो अमाउंट इंपोज किया जाता था, जो टैक्सेशन रेट इंपोज करी जाती थी, दैट वाज सो हाई, दैट वाज सो एक्सॉर्बिटेंट दैट पेजेंट्स वर नॉट इवन एबल टू पे अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। तो रेवेन्यू सिस्टम इतना एक्सप्लॉइटेटरी था कि जो टोटल अमाउंट उनसे मांगा जाता था, किससे? पेजेंट से, वो उसका एक फ्रैक्शन भी नहीं दे पाते थे। तो यस, अनपॉपुलर रेवेन्यू सिस्टम, जो किसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दिस इज द इकोनॉमिक कॉज, क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ? डिससेटिस्फेक्शन हुआ और विच लेड टू 1857 रिवोल्ट। और इसके अंदर अगर अवध का एग्जांपल दिया जाए, आपको अगर आपने हिस्ट्री में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो अवध में जो पेजेंट्री क्लास थी उन्हीं के घर से ही कोई ना कोई इंडिविजुअल जो था वो आर्मी के अंदर, ब्रिटिश आर्मी के अंदर सर्व किया करता था। तो वहां पे दिन के टाइम में तो वो आर्मी में सर्व कर रहा है और वापस जब रात को वो घर आता है तो अपने माँ बाप को देखता है जो कि किसान थे कि उनकी हालत बहुत खराब है। किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। इससे डिससेटिस्फेक्शन जो थी वो सिपोइस के अंदर भी इंक्रीज हो रही थी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होती है। सेकंड, लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे उनसे लोन लिया जा रहा था और लोन नहीं चुका पाने के कारण वो भी काफी एक्सप्लॉइट करते थे। किसको? किसानों को। और इसी वजह से जो सिपोइस थे उनके अंदर भी डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता था, क्योंकि किसान लोग कौन थे? वो उन्हीं के ही पेरेंट्स, उन्हीं के ही ब्रदर्स थे। तो लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स वाज अनदर रीजन, दैट वाज अनदर इकोनॉमिक कॉज फॉर 1857 म्यूटनी। थर्ड, टू वे फ्री ट्रेड। क्या टू वे फ्री ट्रेड था? नाउ देयर वाज ओनली वन वे फ्री ट्रेड, क्योंकि ब्रिटिश जो भी अपनी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे वो इंडिया के अंदर विदाउट एनी ड्यूटी भेजते थे। तो लेट्स से कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट 10 रुपए है और यहां पे आके वो क्या करते थे? 10 रुपए की ही इंपोर्ट करके 12 रुपए की बेच देते थे। लेकिन इंडियन जो गुड्स थी, जो हैंडीक्राफ्ट थे, वो कैसे होते थे? 10 रुपए का आपकी कॉस्ट है, ब्रिटिश में जो ब्रिटिश एम्पायर है, दैट इज ब्रिटिश टेरिटरी जो है, इंग्लैंड में जाते जाते 10 रुपए उस पर और ड्यूटी लग जाती थी, तो वो कॉस्ट उसकी हो जाती थी 20 रुपए। अब ये डिस्करेज करती थी लोगों को वो महंगी चीज खरीदने के लिए। तो टू वे फ्री ट्रेड नहीं था, वन वे फ्री ट्रेड था। इंग्लैंड की जो चीजें इंडिया में आती थी उस पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी और इसी वजह से धीरे धीरे उन गुड्स ने, जो मशीन प्रोड्यूस्ड गुड्स थी, मार्केट को पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया। और हमारी गुड्स जो कि इंडिया के बाहर जाती थी, इंग्लैंड में जाती थी, वहां पर इतनी हैवी ड्यूटी उसके ऊपर लगाई जाती थी कि वो ब्रिटिश लोगों के लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाती थी और उनकी मार्केट्स में नहीं बिकती थी। अगर अभी भी आप देखें हम क्या करते हैं, देखिए चाइनीज गुड्स के ऊपर हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी लगाने की, क्योंकि चाइनीज गुड्स आर वेरी चीप कंपेयर टू आवर ओन प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करते हैं, उस पर ड्यूटी लगा देते हैं ताकि वो यहां पे कम से कम बिके, लोगों को डिस्करेजमेंट हो, उसका जो आर्टिफिशियली प्राइस जो है वो हम इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे टू वे फ्री ट्रेड नहीं था, वन वे फ्री ट्रेड था। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। हम कुछ और इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ लेते हैं इसके अलावा। और क्या क्या इकोनॉमिक कॉजेस थे? मैंने आपको बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी हमारी पूरी तरीके से उन्होंने तबाह कर दी थी। इट वाज एंटायरली डेविस्टेटेड बाय, बिकॉज ब्रिटिश जो थे वो अपने मशीन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो थे इंडिया में लाकर बेच रहे थे। देन सोर्सेज ऑफ पैट्रोनेज, अगर आपने पढ़ा हो, आर्टिस्ट लोगों को और प्रीस्ट, ये दो ऐसी क्लासेस थी जिनको पैट्रोनेज दी जाती थी, पैसा दिया जाता था, जो किंग और नोबल क्लास होती थी वो देते थे। आर्टिस्ट लोगों को डिफरेंट पेंटिंग्स बनाने के लिए, डिफरेंट तरीके के जो जिस भी एरिया में उनका जो स्किल था उस एरिया में फर्दर कुछ ना कुछ डेवलप करने के लिए, और इवन प्रीस्टली क्लास को भी टेंपल को मैनेज करने के लिए, टेंपल क्रिएट करने के लिए पैट्रोनेज दी जाती थी। ये जो पैट्रोनेज थी ये ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दी। इससे क्या हुआ? आर्टिस्ट को डिस्करेजमेंट होगा, क्योंकि अगर आर्टिस्ट को पैसा ही नहीं मिल रहा है तो वो पेंटिंग्स कैसे बनाएगा? नहीं बनाएगा। और कार्विंग कैसे करेगा? कार्विंग भी नहीं करेगा। जो प्रीस्टली क्लास है उसको भी पैट्रोनेज नहीं मिलेगा तो वो टेम्पल्स को कैसे मैनेज करेगा? नहीं कर पाएगा। तो सोर्सेज ऑफ पैट्रोनेज बंद कर दिए। इसी वजह से आर्टिस्ट और प्रीस्ट जो थे ये भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। नेक्स्ट, हैवी टैक्सेशन, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो टैक्सेशन था वो काफी ज्यादा था। किसके ऊपर लगाया गया था? पेजेंट्री क्लास पे लगाया गया था। इवन सोल्ट पर भी टैक्स लगाया गया था, जिससे कि जनरल पब्लिक को भी डिससेटिस्फेक्शन हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए। देन ब्रिटिश मशीन गुड्स, ऑफकोर्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं हैंडीक्राफ्ट्स के साथ, कि जो मशीन गुड्स थी वो हमारी हैंडमेड गुड्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर रही थी। देन हमने पढ़ा था एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क। कॉटन और सिल्क को इंडिया एक्सपोर्ट किया करता था और काफी फॉरेन एक्सचेंज इससे अर्न किया करता था। ग्रेजुअली हुआ क्या? इस एक्सपोर्ट को ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे बंद करवा दिया। तो कॉटन और सिल्क का जो एक्सपोर्ट था वो बंद करवा दिया। इससे भी जो यहां पर जो लोग थे, जो इसके अंदर कॉटन और सिल्क प्रोडक्शन के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी और कुछ लोग अपना ही बिजनेस चलाते थे कॉटन और सिल्क को प्रोड्यूस करने का। उनको भी यहां पर इनकम रेस्ट्रेंट देखना पड़ा। उनको पता चला कि दैट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स दे वर फेसिंग अ डिक्लाइन इन देयर इनकम। नेक्स्ट, 21,000 तालुकदार्स एस्टेट कॉन्फिस्केटेड। तो जो ये तालुकदार हुआ करते थे, इनके पास काफी बड़े बड़े लैंड एस्टेट्स हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स ने ये भी कैप्चर कर लिया और तालुकदार जो थे वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। देन लोपसाइडेड डेवलपमेंट, ये किस तरीके से थी? देखिए,
हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स की वजह से रेलवे आई, पोस्ट ऑफिस आए, टेलीफोन्स आए, वो सिर्फ उन्हीं जगह पे ही ये डेवलपमेंटल एसेट्स इंक्लूड करते थे या इंस्टॉल करते थे जहां पर ब्रिटिशर्स को फायदा होता था। तो जो रेलवेज लाई गई थी दैट वाज सेकेंडरी फॉर द ट्रेवलर्स, बट प्राइमरी रीजन उसका यही था ताकि रॉ मटेरियल को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक भेजा जा सके। तो रेलवेज यहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए नहीं आई थी। तो अगर आप देखेंगे जहां पे रेल्स बिछाई, जहां पे पटरियां बिछाई गई थी, दैट वाज द मेजर रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स। तो जो ब्रिटिशर्स ने रेलवे जो लेके आए थे वो अपने फायदे के लिए लेके आए थे। देयर फॉर द डेवलपमेंट वॉज लॉप साइडेड। जहां पे ब्रिटिशर्स को लगता था कि यहां पे टेलीफोन इंस्टॉल करके, टेलीग्राफ या पोस्ट ऑफिस इंस्टॉल करके उनको फायदा होगा, उनको इमीडिएटली न्यूज मिल जाया करेगी किसी भी तरीके के रिवोल्ट की या अदरवाइज, वहीं पे ही वो इस तरीके की डेवलपमेंटल एसेट्स को इंस्टॉल करते थे, ना कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए। तो ये इकोनॉमिक कॉजेज थे, हमने जो डीपली पढ़े। मेंस में भी क्वेश्चन आता है व्हाट वर द इकोनॉमिक रीजंस ऑफ 1857 म्यूटनी और रिवोल्ट और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप इसको लिख सकते हैं। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट पॉलिटिकल कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। आप ध्यान रखिएगा, करेक्ट पूछा है और पॉलिटिकल कॉजेज पूछे हैं। तो पहला पॉलिटिकल कॉज क्या सबसिडियरी अलायंस एक पॉलिटिकल कॉज था रिवोल्ट का? हो सकता है। क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिटिकल कॉज था? हो सकता है। क्या रैम्पेंट करप्शन एक पॉलिटिकल कॉज था जिसकी वजह से रिवोल्ट हुआ? हो सकता है। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। few more seconds. चलिए, सो पॉलिटिकल कॉजेस में सब्सिडी अलायंस वाज अ कोज। यस, सब्सिडी अलायंस वाज अ कोज। था क्या सब्सिडी अलायंस? हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो धीरे धीरे काफी सारी किंगडम्स जो ब्रिटिशर्स की विसिनिटी में थी उनसे सब्सिडी अलायंस की ट्रीटी को साइन कराया गया। इसके अंदर होता क्या था, जो ब्रिटिशर्स हैं, लेट्स से कि मैसूर ने साइन किया, जब वोदेयार्स थे उनके टाइम पे साइन करवाया गया था ब्रिटिशर से, जब हैदर अली और टीपू सुल्तान जा चुके थे, तो ये साइन कराया। इसके हिसाब से ब्रिटिशर्स अपने ट्रूप्स मैसूर के अंदर रखेंगे और जो मैसूर की किंगडम है, दैट इज द किंग ऑफ मैसूर, वो इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे देगा। ठीक है। और भी इसमें काफी सारे क्लॉजेस थे, लाइक अब मैसूर एक बार सब्सिडी अलायंस साइन कर लेता है तो उसके बाद किसी भी फॉरेन पावर से रिलेशन नहीं रखेगा विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है। और इसके बाद एक रेजिडेंट भी उसको, मतलब मैसूर किंग को अपने यहां पर दरबार में बिठाना होता था। ब्रिटिश का एक रेजिडेंट जो होगा वो बैठेगा मैसूर के दरबार में और वो क्या करेगा, वो जितने भी ऑर्डर्स ब्रिटिशर्स के होते हैं वो मैसूर को पास ऑन करेगा और मैसूर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो ब्रिटिशर्स को पास ऑन करेगा। तो सब्सिडी अलायंस वाज ए पॉलिटिकल कोर्स जो कि हमारे किंग्स को पसंद नहीं आ रहा था कि देखिए ट्रूप्स तो आपके हैं, वो आपके कहने पे चलते हैं, हमारी तो कमांड वो मानते भी नहीं है और उनको पैसे हम दे रहे हैं। तो ये सब्सिडी अलायंस जो थी, अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था पहले, रिंग ऑफ फेंस करके एक पॉलिसी लेके आए थे अंग्रेज, और रिंग ऑफ फेंस का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था सब्सिडी अलायंस। ठीक है। ये जो पॉलिसी थी पूरे तरीके से अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी ताकि वो अपने आप को कुशन और एक तरीके से अपने चारों तरफ बफर स्टेट्स क्रिएट कर सके, सो दैट दे कुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल अग्रेशन। तो मैसूर को ये साइन करना पड़ा, मराठास ने भी साइन किया, पंजाब ने भी साइन किया, हैदराबाद ने भी साइन किया, अवध ने भी साइन किया। तो ये जो स्टेट्स थे एक तरीके से फ्रेंडली बन गए ब्रिटिशर्स के लिए। और यहां पे किसके ट्रूप्स होते थे? ब्रिटिश के ट्रूप्स होते थे। और उसको मेंटेन कौन करता था? वो लोग खुद करते थे। तो ब्रिटिशर्स को पैसा नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन एक आर्मी बहुत अच्छी ब्रिटिश की काफी जगह पे डेप्यूट हो चुकी है। तो दिस वाज द सब्सिडी अलायंस जो कि हमारे किंग्स को पसंद नहीं आ रहा था। देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी का सिस्टम था, जहां पर भी किंग को कोई भी मेल इशू नहीं होता था और उसको सन को अडॉप्ट करना पड़ता था, वहां पे जो किंगडम होती थी वो ब्रिटिश एक्वायर कर लेते थे। जो मेल सन को अडॉप्ट किया जाता था उसको फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी इनहेरिटेंस में जो उसको मिलती थी वो तो दे दी जाती थी, लेकिन रूल करने के राइट्स जो होते थे वो जो ब्रिटिशर्स होते थे उसको कैप्चर कर लेते थे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। अगेन झांसी में भी ये हमें देखने को मिला और भगत में भी हमें ये देखने को मिला। तो काफी सारे रीजन्स में इसको लेकर भी डिससेटिस्फैक्शन थी दैट हम अगर अडॉप्टेड सन को अपना रूल करने के राइट्स फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ब्रिटिशर्स को उस चीज से क्या प्रॉब्लम है? उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हु आर ब्रिटिश टू टेक ओवर और अनेक्स आवर टेरिटरी, उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से भी काफी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन हमारे यहाँ पे किंग्स के बीच में हो चुका था। देन रैम्पेंट करप्शन, नाउ दिस वाज अ रीजन बट इट वाज नॉट द पॉलिटिकल कॉज, इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। अगर ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो बहुत ज्यादा करप्शन थी, छोटे से छोटे काम के लिए भी काफी पैसा लिया जाता था। और बहुत से लोग तो आज भी ये कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो करप्शन है दैट इज
द लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो वो जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर ये चीजें स्टार्ट हुई थी, करप्शन स्टार्ट हुई थी, तब से चलता आ रहा है। सो दैट इज गिवन बाय द British Empire. तो it was an administrative cause. Rampant corruption was not a political cause, rather an administrative cause. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि पहले दो कॉजेज जो है वो पॉलिटिकल कॉजेज हैं, थर्ड जो कॉज है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Which of the following factors made the sepoy think that they could defeat British? तो सेपोइस को ऐसा क्यों लगा? देखिए अब तक तो सेपोइस जो थे पूरी तरीके से लॉयल थे ब्रिटिशर्स के लिए, हमने देखा भी था, और ब्रिटिशर्स उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करते थे। नेवरदलेस दे डिड नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। बट ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों लगा सेपोइस को कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं? ठीक है, क्योंकि ऐसा लगना चाहिए ना, अदरवाइज अगर आपके सामने एक फॉर्मिडेबल पावर है, एक ऐसी पावर है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिससे हर कोई डरता है, तो ऑफकोर्स आप उसको चैलेंज करने की भी ताकत नहीं रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, सेपोइस को लगा कि हम ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। तो उसके 3 स्टेटमेंट दिए यहाँ पे। क्या वो ब्रिटिश जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिशर्स को जो लॉसेस सफर करने पड़े थे वो इसका एक रीजन था, और ब्रिटिश लॉसेस ऑन पंजाब वॉर्स, तो पंजाब वॉर के अंदर भी ब्रिटिशर्स को लॉसेस देखने पड़े थे, वो इसका एक रीजन था। द क्रीमियन वॉर पोर्ट्रेड ब्रिटिश वीकनेस, क्रीमियन वॉर के अंदर ब्रिटिश की वीकनेस जो थी वो सबके सामने आ गई थी। क्या ये रीजन था? हो सकता है। देखिए सोचिए क्या इसका आंसर हो सकता है, क्या ऐसे रीजंस थे, क्या ऐसे वीकनेसेस या फिर ऐसे लॉसेस थे जिसकी वजह से सेपोइस को एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम भी ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। टेक 15 सेकेंड्स। Few more seconds. चलिए, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के ऊपर एमसीक्यूज करे थे और वहां पे डिस्कस भी किया था। इसके अंदर हुआ क्या था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे, ब्रिटिश चाहते थे कि काबुल जो कि नॉर्थ वेस्ट में पड़ता था वहां से हमें अटैक नहीं होना चाहिए, वहां किसी तरीके का क्वेश्चन क्रिएट हो जाए तो ब्रिटिश जो थे वो ज्यादा सेफ और सिक्योर फील करेंगे। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू इंस्टॉल अ पपेट रूलर इन काबुल। काबुल में वो एक पपेट रूलर को बिठाना चाहते थे। एट दैट टाइम दोस्त मोहम्मद was ruling at Kabul and he was not very much in favor of Britishers. Britishers के साथ दोस्त मोहम्मद की बनती नहीं थी। Therefore, British wanted to replace दोस्त मोहम्मद with शाह शुजा। चाहते थे कि दोस्त मोहम्मद हट जाए और उसकी जगह शाह शुजा आ जाए, और इस चीज को करने में ब्रिटिश कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए। दे रिप्लेस दोस्त मोहम्मद विद शाह शुजा यूजिंग द लोकल पीपल, और ये हो भी गया। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, लोकल पीपल अगेन raise their voice because they did not want to accept Shah Shuja as their king। तो वो शाह शुजा को एज अ किंग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। They wanted दोस्त मोहम्मद टू बी reinstated। वो चाहते थे कि दोस्त मोहम्मद को वापस वहां पर गद्दी पर बिठा दिया जाए, और लोकल लोगों ने द कमांडर ऑफ शाह शुजा वाज आल्सो किल्ड, जो शाह शुजा के कमांडर थे उसको भी मार दिया था। एंड ब्रिटिशर्स दैट टाइम रियलाइज्ड दैट लोकल पीपल मे क्रिएट अ हैवोक और मे क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर देम एज वेल, कि ब्रिटिशर्स का भी रहना वहां पर मुश्किल हो जाएगा, और हो सकता है नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाए ब्रिटिशर्स के लिए। देयरफॉर उन्होंने क्या किया, लोकल लोगों की बात मानी और दोस्त मोहम्मद को वापस से रीइंस्टेट कर दिया। कहां पर? काबुल के अंदर। तो दोस्त मोहम्मद को वापस बिठा दिया। देखिए ये सारी चीजें करी क्यों गई थी। देखिए ऑकलैंड करके ब्रिटिश के गवर्नर जनरल थे। ऑकलैंड की पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी, अगर आपको याद हो हमने ये भी डिस्कस किया था। ऑकलैंड की पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के हिसाब से ये था कि आप चाहो कोई भी टैक्टिक यूज करो, चाहे ट्रीटी साइन करो या एनेक्स करो, पर जितने आसपास के एरियाज हैं उसको कैप्चर कर लो किसी ना किसी तरीके से। और इसी पॉलिसी के अंदर फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का डिजास्टर हमें देखने को मिला, क्योंकि एक फॉरवर्ड पॉलिसी तो अपनाई गई वहां पर, लेकिन उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद भी, मतलब वहां पर शाह शुजा को बिठाने के बाद भी जो रिजल्ट्स थे वो हमारे लिए, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए पॉजिटिव नहीं आए। और पॉजिटिव नहीं आने के बाद क्या किया गया, वापिस जो पुराना सिस्टम था, जो पहले के टाइम में स्टेटस को हुआ करता था, उसको दोबारा से इंस्टॉल किया गया, मतलब दोस्त मोहम्मद को दोबारा से गद्दी पर बिठाया गया। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लॉसेस के बाद कि इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ दोस्त मोहम्मद को हटा के शाह शुजा को बिठाने के लिए, और उसके बाद भी वापस हमें दोस्त मोहम्मद को बिठाना पड़ा, और ये फॉरवर्ड पॉलिसी जो थी इसी वजह से फेल मानी गई। और इसके बाद एक पॉलिसी को फॉलो किया गया, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। अब पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी कौन लेके आया था, हमने ये भी डिस्कस किया था, लॉरेंस लेके आए थे।
इस मास्टरली इनएक्टिविटी में ये था कि हम किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करेंगे अफगान अफेयर में। फिलहाल हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो पहली स्टेटमेंट, क्या लॉसेस हुए थे? यस। और इस लॉसेस की वजह से सिपाही को यह रियलाइज हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है वो कहीं ना कहीं अफगान लोकल से डर चुके हैं, तभी वो दोस्त मोहम्मद को वापस बिठा रहे हैं और शाह शुजा को हटा रहे हैं। तो सिपाही जो थे उनके अंदर क्या मैसेज जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं कहीं ना कहीं एट साइकोलॉजिकल लेवल हारे हैं। सेकेंड, ब्रिटिश लॉसेस इन पंजाब वॉर्स। तो पंजाब के अंदर भी ब्रिटिशर्स को इतनी आसानी से जीत नहीं मिले। रणजीत सिंह ने वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन रखा था, किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। थर्ड, द क्रीमियन वॉर पोर्ट्रेट ब्रिटिश वीकनेस। क्रीमियन वॉर में भी जो ब्रिटिश थे उनकी वीकनेस सामने आई थी। तीनों ही रीजन थे जिसकी वजह से सेपोइस को लगा कि ब्रिटिश एम्पायर इतनी भी स्ट्रांग नहीं है, इसको भी हराया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 वाज कंसर्निंग। तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट किससे रिलेटेड था? क्या ये लेजिटिमाइजेशन ऑफ विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज के लिए था, सती को बैन करने के लिए था, प्रॉपर्टी राइट को लेजिटिमाइज करने के लिए था, या फिर नन ऑफ द अबव? टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं। फ्यू मोर सेकेंड्स, चलिए डिस्कस करते हैं। सो रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 वाज कंसर्निंग लेजिटिमाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। अब ये है क्या, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए होता क्या था, जो ब्रिटिश मिशनरीज थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये मिशनरीज जो थे क्रिश्चियन मिशनरीज, इनका बेसिक एजेंडा क्या था कि जो इंडियंस है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, खासतौर पर ट्राइबल्स लोगों को टारगेट करते थे, उनको आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है, जिसे प्रोसेलेटाइजेशन कहते थे, प्रोसेलेटाइजेशन। ठीक है, तो दे वर फोकसिंग अपॉन द कन्वर्जन ऑफ वेरियस रिलीजियस पीपल और वेरियस रिलीजियस इंडिविजुअल्स इन इंडिया इनटू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी भी उनको कन्वर्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर रहे थे। नाउ अब होता क्या था, एज पर द प्रेजेंट कस्टमरी लॉ इन इंडिया, अगर किसी भी इंडिविजुअल को, लेट्स से कि हिंदू को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको जो फादर की प्रॉपर्टी है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता था, दैट वाज अ डेटरेंट फ्रॉम कन्वर्जन। तो इससे क्या होता था, लोग कन्वर्ट नहीं होना चाहते थे। लेकिन रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1856 के आने के बाद ये जो कस्टमरी लॉ था इसको खत्म कर दिया गया कि अगर कोई भी हिंदू चाहे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, और एट द सेम टाइम जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है वो उसको भी लूज नहीं करेगा, जो फादर की प्रॉपर्टी है वो उसको फिर भी मिलेगी। नाउ ये किस लिए लॉ लाया गया था? ऑफकोर्स जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनके एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए ये लॉ लाया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा अदर देन क्रिश्चियन रिलीजियस लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो और उनको किसी भी तरीके का लॉस भी नहीं देखना पड़े। तो इस क्वेश्चन की वजह से हम कुछ सोशियो रिलीजियस कॉजेज जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या ऐसे सोशियो रिलीजियस कॉजेज थे जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ? पहली चीज तो ये थी कि रेशियल ओवरटर्न्स, जो हमारी रेस के लोग थे उनको इंफीरियर समझा जाता था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज खुद अपने आप को सुपीरियर मांगते थे। ठीक है, आपने देखा होगा कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसी सी चीजें लिखी गई थी कई जगह पे। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही थी, और विच लेड टू like there was an you can say aggregation of this entire dissatisfaction which eventually led to 1857 revolt. Then Christian missionaries का हम डिस्कस कर चुके कि उनका बेसिक एजेंडा क्या था, प्रोसेलेटाइजेशन। तो वो कन्वर्जन कर रहे थे, जो कि हमारे यहाँ पे ऑफकोर्स रिलीजियस जो लोग थे उनको पसंद नहीं आएगा। एबोलिशन ऑफ सती, ऑल्दो इट वाज अ पॉजिटिव स्टेप, लेकिन यहां पे लोगों ने इसको कैसे परसीव किया, दैट दिस इज एन अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन आवर सोशल अफेयर्स, कि जो ब्रिटिश लोग हैं हमारे सोशल अफेयर्स में अननेसेसरी इंटरफेयर कर रहे हैं। टैक्सिंग मॉस्क एंड टेम्पल लैंड्स, तो जो टेम्पल्स होते थे और मॉस्क होती थी उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया, जो यहाँ पे अगेन जो हमारे प्रीस्ट लोग थे उनको पसंद नहीं आया। ठीक है, तो दीज वर द सोशियो रिलीजियस कॉजेस विच इवेंचुअली लेड टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। Who of the following passed जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्या था ये भी सोचिएगा, डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल ये बताइएगा कि इसको किसने पास किया था, कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था, लॉरेंस के टाइम पे, लॉर्ड ऑकलैंड, या फिर लॉर्ड कर्जन के टाइम पे? टेक 15 सेकंड्स, फिर इसको जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट था क्या इसको भी डिस्कस करेंगे, और कौन इस एक्ट को लेके आया था वो भी डिस्कस करेंगे।
फ्यू मोर सेकेंड्स। चलिए डिस्कस करते हैं। सो जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे। अब ये था क्या, सी एज पर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इससे पहले क्या हुआ करता था, जब भी इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन लैंड में सर्व करने के लिए भेजने के ऑर्डर्स आते थे, वो इस चीज का अपोज करते थे, और अपोज करने के दे वर राइट रीजंस टू अपोज दैट, इसके वैलिड रीजन थे इस चीज को अपोज करने के। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के आने के बाद ये मैंडेटरी कर दिया गया इंडियन सोल्जर्स के लिए कि उनको अगर फॉरेन में भेज रहे हैं तो उनको जाना पड़ेगा। ठीक है, इससे हुआ क्या, जो बंगाल आर्मी थी उनको ये अंडरटेकिंग दी गई कि जब भी उनको सर्विस रेंडर करने के लिए, लेट्स से कि बर्मा जाना पड़ता है, तो उनको जाना पड़ेगा। अब तक लोग बर्मा क्यों नहीं जाना चाहते थे, वाई, बिकॉज टू अप्रोच देयर यू हैव टू क्रॉस द सी, और एज पर द कस्टमरी लॉज ये माना जाता था कि वंस यू क्रॉस द सी यू लूज योर कास्ट, आपकी कास्ट जो होती है वो चली जाती है। तो लेट्स से कि आप ब्राह्मण है या क्षत्रिय है और आर्मी में सर्व कर रहे हैं, वंस यू क्रॉस द सी यू विल लूज द कास्ट। ऑफकोर्स ब्राह्मण जो थे एक हाई कास्ट माने जाते थे, तब क्षत्रिय भी हाई कास्ट माने जाते थे। तो ये दोनों अगर अपनी कास्ट लूज कर देंगे तो ऑफकोर्स कोई भी जो सोल्जर होगा वो ये नहीं चाहेगा कि वो हाई कास्ट का जो स्टेटस है वो लूज कर दे। तो ये पहला इसका एक रीजन था। सेकेंड जो रीजन था विच इज मोर इकोनॉमिक इन नेचर, लाइक जब भी पंजाब और सिंध में ब्रिटिश सोल्जर को भेजा जाता था तो उनको एक फॉरेन अलाउंस मिलता था, फॉरेन भत्ता मिलता था, ताकि फॉरेन टेरिटरी पे सर्व कर सके। लेकिन ये जो भत्ता था ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, हमारे सोल्जर्स को ये भत्ता नहीं दिया जाता था। दिस वाज अनदर ग्रीवांस कि एक तो आप हमें फॉरेन लैंड पे भेज रहे हो जो कि हमारे कस्टमरी रिलीजियस लॉज के अगेंस्ट में है। सेकंड, आप यहां पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो क्योंकि जो दूसरे आपके सोल्जर्स हैं, जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनको तो आप एक फॉरेन अलाउंस दे रहे हो और वो फॉरेन अलाउंस हमें नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के पास होने के बाद ये कह दिया गया कि आपको कहीं पे भी हम जो है सर्विसेज के लिए भेज सकते हैं। कौन लेके आया था, लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। What were the causes of sepoy discontent? Sepoy discontent के क्या क्या रीजन थे? पहला रीजन बताएं, नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलाउंस भत्ता व्हेन सर्विंग द सिंध एंड पंजाब, ये हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। इंडियन सेपॉयज वाज इक्वली अनहैप्पी विद द अमोल्यूमेंट्स कंपेयर टू हिज ब्रिटिश काउंटरपार्ट। तो इंडियन सेपॉयज जो थे वो अनहैप्पी थे, वाई, बिकॉज उनको जो एमोल्यूमेंट्स दिए जा रहे थे, जो सैलरी दी जा रही थी वो ब्रिटिश से कम थी, फोर्सिंग देम टू क्रॉस द सी टू सर्व द फॉरेन टेरिटरी। तो फॉरेन टेरिटरी को सर्व करने के लिए उनको कहां भेजा जा रहा था, बर्मा भेजा जा रहा था, फॉरेन टेरिटरी में भेजा जा रहा था, सो दैट दे कुड क्रॉस द सी एंड रीच द फॉरेन टेरिटरी। इसका आंसर बहुत आसान होगा, टेक 5 to 10 सेकेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। चलिए, आई एम प्रीटी श्योर आंसर इसका सही दिया होगा बिकॉज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ये सब चीजें। आंसर है हमारा सी। हुआ क्या था, जो सेपॉयज थे दे वर पेजेंट्स इन यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो जब भी पेजेंट्स को प्रॉब्लम होती थी तो ऑफकोर्स सेपॉयज को भी प्रॉब्लम होनी बनती थी, क्योंकि या तो वो खुद पेजेंट्री क्लास से निकल के आए थे या उनके घर में कोई ना कोई अभी भी खेती में इन्वॉल्व था। तो इसी वजह से जो डिस्कॉन्टेंट था, पेजेंट्री क्लास का डिस्कॉन्टेंट भी उनके अंदर आ रहा था। पहली चीज तो ये, ऊपर हमने इनके खुद के भी डिस्कॉन्टेंट देखे, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की वजह से आपकी फैमिली भी हैप्पी नहीं है और आपके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो होगा क्या, 1857 की क्रांति तो होनी ही थी। इसके अलावा सेपॉय की अगर म्यूटनी की बात करें, इन 3 रीजंस के अलावा एक रीजन और भी था जो कि रिलीजियस रीजन था, जो काफी फेमस है, आपने मूवीज में भी देखा होगा। दिस वाज एनफील्ड राइफल्स। देखिए, एनफील्ड राइफल्स के अंदर एक ग्रीस्ड कार्ट्रिज होती थी ना, दिस कार्ट्रिज, इसको आपको मुंह से काटना पड़ता था बिफोर पुटिंग इट इन द गन। तो गन में डालने से पहले इस कार्ट्रिज को आपको मुंह से छीलना पड़ता था, और ये माना जाता था कि जो ग्रीस कार्ट्रिज है ये किससे बनी है, फ्रॉम द फ्लैश ऑफ काउस एंड पिग्स। और अब जो काउस है वो हिंदूज के लिए काफी सेक्रेड मानी जाती है, और जो पिग्स है, जब उनको पता चला मुस्लिम लोगों की इसके अंदर जो पिग्स है उनका भी फ्लैश अवेलेबल है, तो मुस्लिम्स लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई, और यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम दोनों ने ही बिकॉज ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिज ऑफ एनफील्ड राइफल दे रेज्ड देयर डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने भी 1857 की म्यूटनी के अंदर आवाज उठाई, और दिस थिंग बिकेम वन ऑफ द रीजंस। ये भी एक रिलीजियस रीजन बना। तो आप देख सकते हैं सेपॉय के डिस्कॉन्टेंट के ये फाइनेंशियल रीजंस थे, नीचे एक रिलीजियस रीजन भी था, क्रॉसिंग द सी भी एक रिलीजियस रीजन था। तो ये जो सारे रीजन थे इवेंचुअली दे ऑल लेड टू
द रिवोल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था, 1857 की जो क्रांति थी, उसके पीछे 3 स्टेटमेंट दिए हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली, द रिवोल्ट बिगेन एट दिल्ली, क्या ये दिल्ली में स्टार्ट हुआ था? हो सकता है। 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरामपुर रिफ्यूज टू यूज एनफील्ड राइफल। तो अभी हमने जो एनफील्ड राइफल उसकी ग्रीस्ड कार्ट्रिज के बारे में डिस्कस किया है। 19th नेटिव इन्फेंट्री ने उसको यूज करने से मना कर दिया था। देन मंगल पांडे फायर्ड एट द सर्जेंट मेजर ऑफ हिज यूनिट एट बैरकपुर। तो मंगल पांडे ने अपने एक मेजर को मार दिया था। कहां पर? बैरकपुर के अंदर। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसके आंसर को डिस्कस करेंगे और इसको कैसे याद रखना है इस क्वेश्चन को वो भी डिस्कस करेंगे। Few more seconds. चलिए डिस्कस करते हैं। सो द रिवोल्ट बिगेन एट दिल्ली। अगर बेसिक भी अगर पता है हमें, तो हमें पता है कि दिल्ली में तो हम पहुंचे थे, जो हमारे सिपाहीज थे वो दिल्ली टारगेट कर रहे थे पहुंचने का, वहां से स्टार्ट नहीं हुआ था। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ए बी सी तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। बाकी 2 स्टेटमेंट देख लेते हैं। 19th नेटिव इन्फेंट्री एट बहरामपुर रिफ्यूज टू यूज एनफील्ड राइफल। अब आपको आंसर डी है, तो सेकंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी। याद करने का तरीका देखिए एनफील्ड राइफल को यूज क्यों नहीं किया जा रहा था? बिकॉज ग्रीस कार्ट्रिज में माना जा रहा था कि किसका मांस है? काव और पिग का मांस है। ठीक है, और ये दोनों चीजें जो है हिंदूज और मुस्लिम के लिए हराम हो गई। ठीक है, इस चीज को टच करना भी हराम हो गया। तो इसी वजह से बहरामपुर, ठीक है, तो हराम बहराम, इस तरीके से आप इसको सिंक करके याद कर सकते हैं कि बहरामपुर के अंदर एनफील्ड राइफल को यूज नहीं किया गया था बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड हराम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम एग्जाम में ये आता है, अगर बहरामपुर की जगह बैरकपुर होता है, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा कि एनफील्ड राइफल का यूज करना हराम था, इसलिए ये बहरामपुर में हुआ था। तो पहली सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं तीसरी स्टेटमेंट को कैसे याद रखेंगे। मंगल पांडे ने किसको मारा था? जस्ट विजुअलाइज मंगल पांडे इज किलिंग सर्जेंट मेजर इन अ बैरक, क्योंकि आपको पता है जो फोर्सेज होते हैं उनके अलग अलग बैरक्स होते हैं, तो इसी वजह से ये जो किलिंग हुई थी कहां हुई थी? बैरकपुर के अंदर हुई थी। ठीक है, तो हराम बहरामपुर और बैरक के अंदर मारा गया था, इसलिए बैरकपुर। तो यहां पे आंसर डी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। Who of the following selected as symbolic head of the revolt? तो जब ये 1857 का रिवोल्ट किया गया था, देखिए सिपोइज तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, ठीक है, लेकिन इनको कोई ना कोई हेड चाहिए था। अभी इनके पास कोई हेड नहीं था, क्योंकि सिपोइज ने, डिफरेंट कमांडर्स और चीफ्स ने कहा कि ठीक है ब्रिटिशर्स को हम हरा सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पंजाब में भी सफर करना पड़ा, अफगान में भी सफर करना पड़ा, क्रीमियन वॉर में भी इनको सफर करना पड़ा, तो हम भी हरा सकते हैं। लेकिन इनको एक सिंबॉलिक हेड चाहिए था ताकि लोग इनको किसी न किसी तरीके से लेजिटिमाइजेशन दे सके। लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट जो था काफी इंपॉर्टेंट था। तो इन्होंने किसको हेड बनाया? क्या मंगल पांडे को बनाया, या बहादुर शाह को, रानी लक्ष्मीबाई को, या नाना साहब को? टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर हम देखते हैं किसको हेड बनाया गया था। चलिए डिस्कस करते हैं। सो बहादुर शाह हु वाज द मुगल रूलर। देखिए उस टाइम भी इवन द मुगल्स जो थे पावरफुल नहीं थे, लेकिन लोगों में ऑफकोर्स उनका नाम तो था कि दैट ही इज द मुगल एम्परर, दैट इज बहादुर शाह इज द मुगल एम्परर। तो बहादुर शाह को इस पूरे के पूरे रिवोल्ट को एक लेजिटिमेसी देने के लिए बहादुर शाह को हेड बनाया गया। ये नहीं कहा गया कि ठीक है आप आके लड़ाई करो, आपका काम लड़ाई करना नहीं है, लेकिन लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि ये जो रिवोल्ट है ये आपके अंडर में किया जा रहा है, मतलब यू आर द हेड, यू आर लीडिंग इट। इवन दो आपको सिर्फ बैठना है अपने दरबार के अंदर, कुछ करना वरना नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाना चाहिए दैट कि मुगल रूलर के अंदर में ये इतना बड़ा काम किया गया। तो बहादुर शाह को बनाया गया इसका एक सिंबॉलिक हेड। तो अब इसे होना क्या था? देखिए जब भी ये नाम सामने आया कि जो मुगल एम्परर है उसके अंडर में इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, तो सिपोइज जो आसपास की जगह के थे, जो छोटे मोटे और किंगडम्स थी, अवध, रोहिलाखंड की, बुंदेलखंड की, वो लोग भी सामने आए, बिकॉज उनको एक इंपॉर्टेंट नाम दिखा वहां पर कि यस बहादुर शाह द मुगल एम्परर के अंडर में ये चीज कही जा रही है, तो हम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें करी गई। साथ में ही बहादुर शाह ने भी आसपास की किंगडम्स को लेटर्स लिखे कि हम ये एक रिवोल्ट कर रहे हैं, आप आइए हमें ज्वाइन करिए। नाउ दिस वाज आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं।
हु वाज द रियल हेड ऑफ रिवोल्ट इन दिल्ली? तो रियल हेड कौन था? देखिए अभी हमने सिंबॉलिक हेड तो देख लिया, ऑफकोर्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, तात्या टोपे, बहादुर शाह, कुंवर सिंह, जनरल बख्त खान। बहादुर शाह तो ऑफकोर्स नहीं होंगे क्योंकि ही वाज द सिंबॉलिक हेड। तो रियल हेड कौन हो सकता है दिल्ली के अंदर? टेक 10 to 15 सेकेंड्स, फिर डिस्कस करते हैं इसको। आई एम श्योर आपको आंसर पता होगा इसका। सो द करेक्ट आंसर इज जनरल बख्त खान। तो जनरल बख्त खान जो थे अब तक बरेली के अंदर अपने ट्रूप्स को अगेंस्ट ब्रिटिश यूज कर रहे थे और बाद में इन्हीं ट्रूप्स को वो दिल्ली लेके आए और दिल्ली के अंदर ही बिकेम द रियल हेड ऑफ द रिवोल्ट, जनरल बख्त खान। अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? तो यहाँ पे पेयर्स दिए हैं डिफरेंट, आपको ये मैच करने। तो पहला पेयर क्या कहता है? कानपुर में हेड कौन थे? नाना साहब थे, हो सकते हैं। लखनऊ के अंदर हेड कौन थे? खान बहादुर थे, हो सकते हैं। बरेली में हेड कौन थे? बेगम हजरत महल। टेक 15 सेकेंड्स, फिर इसको डिस्कस करते हैं आंसर क्या है इसका। फ्यू मोर सेकेंड्स। चलिए देखिए इसका आंसर है ए, क्योंकि पहला ही जो पेयर है वो मैच कर रहा है। लखनऊ में, अगर आपको लखनऊ के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है, आपको पता होगा कि वहां पे हजरतगंज करके एक जगह है। तो ऑफकोर्स हजरतगंज करके आप याद कर सकते हैं कि वहां पे बेगम हजरत महल होंगे, ठीक है। और बरेली बी से स्टार्ट हो रहा है तो इसे बहादुर खान करके याद रखा जा सकता है। बी से बरेली, बी से बहादुर खान, तो खान बहादुर बरेली में थे। नाना साहब कहां पे थे? कानपुर में थे। देखिए नाना साहब ही वॉज द अडॉप्टेड सन, जो नाना साहब थे ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव टू, लेकिन उनको फैमिली टाइटल नहीं लेने दिया गया और पूना, जहां पे पूरे पेशवा रूल किया करते थे पूना के अंदर, वहां से बैनिश कर दिया गया। इन्होंने क्या किया? पूना से निकल के ये कानपुर आ गए और इन्होंने वहां पे रूल करना शुरू किया और कानपुर के अंदर से ही ब्रिटिशर्स को अपोज किया। तो यहां पे आंसर हमारा ए है। लखनऊ हजरतगंज हजरत महल करके याद रख लीजिएगा, बरेली बहादुर खान करके याद कर लीजिएगा। आंसर ए है। और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपना। सो 2 to 3 मिनट्स में क्विक रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक कॉजेज में हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों का अच्छा नहीं था, मनी लैंडर्स ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वन वे फ्री ट्रेड था। साथ में हमने लॉपसाइडेड डेवलपमेंट को देखा था, हैंडीक्राफ्ट को देखा था कि पूरे तरीके से डेवस्टेट हो गया था। हमारी पैट्रोनेज जो थी वो बंद हो गई थी। ब्रिटिश की मशीन गुड्स जो थी वो भी हमारे यहाँ पे मार्केट को कैप्चर कर रही थी। तालुकदास की जो एस्टेट थी उसको भी कैप्चर कर लिया गया था। देन हमने पॉलिटिकल कॉजेज के बारे में पढ़ा था कि इसमें सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये हमारे अगेंस्ट में इसने काम किया। और रैम्पेंट करप्शन वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज विच लेड टू 1857 रिवोल्ट। हमने ये भी देखा था कि रिंग ऑफ फेंस के बाद सब्सिडरी अलायंस आया था जिसने हमारे यहाँ पर जो किंग्स थे उनको डिससेटिस्फाई किया था। देन हमने ये देखा था कि सेपोइज को ऐसा क्यों लगा कि वो ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं, क्योंकि एंग्लो अफगान वॉर में ब्रिटिश को लॉसेस हुए थे, पंजाब वॉर्स में हुए थे और क्रीमियन वॉर्स में भी हुए थे। देन हमने रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसमें जो मेल है अगर उसको कन्वर्ट किया जाता है तो इवन आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी ही कैन स्टिल इनहेरिट द फादर्स प्रॉपर्टी, ये भी इसके अंदर डाला गया था क्लोज। नाउ हमने सोशल रिलीजियस कोर्सेज में देखे थे कि हमें इंफीरियर समझा जाता था, हमारी रेस को इंफीरियर समझा जाता था। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो प्रोसेलिटाइजेशन करने के लिए यहाँ आ रहे थे। सती को एबॉलिश कर दिया गया जिससे हमें लगा कि हमारे सोशल अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। हमारी मॉस्क्स, हमारे टेम्पल्स को टैक्स करना स्टार्ट कर दिया गया। देन हमने जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट के बारे में पढ़ा जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो लेके आए थे और इसमें था कि आपको अगर फॉरेन में भी भेजा जाता है, मतलब इंडियन सोल्जर्स को फॉरेन में भी भेजा जाता है, चाहे वो बर्मा हो जहां पे सी क्रॉस करके जाना पड़ता है, या फिर पंजाब और सिंध हो जहां पे फॉरेन भत्ता नहीं दिया जाता है तो भी आपको जाना पड़ेगा। हमने यही देखा था कि सिपाही के अंदर डिससेटिस्फेक्शन इसी वजह से था कि उनको फॉरेन में भेजा जा रहा था, फॉरेन भत्ता नहीं दिया जा रहा था, एमोल्यूमेंट्स भी जो उनके थे कम थे। देन एनफील्ड राइफल जो थी उसके अंदर जो कार्ट्रिज थी उसकी ग्रीज में ये माना जाता था कि काव और पिग का फ्लैश है, तो ये भी एक रीजन बना।
देन हमने डिस्कस किया कि जो रिवोल्ट था वो दिल्ली से नहीं मेरठ में स्टार्ट हुआ था और दिल्ली की तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया था। जो फिर हमने पढ़ा था कि जो एनफील्ड राइफल थी उसको हराम समझा जाता था, जस्ट लाइक बहरामपुर। तो हराम बहरामपुर को हमने यहाँ पे लिंक किया था। इसी तरीके से मंगल पांडे जो थे उन्होंने बैरक के अंदर मारा था अपने एक मेजर को, दैट इज बैरक एंड बैरकपुर करके हमने याद किया था। फिर हमने सिंबॉलिक रिवोल्ट, सिंबॉलिक हेड के बारे में पढ़ा था। कौन थे? बहादुर शाह हमारे सिंबॉलिक हेड थे। उन्होंने डिफरेंट किंगडम्स को लेटर लिखे थे कि आओ और हमें ज्वाइन करो। रियल हेड कौन थे? जनरल भक्त खान थे, जो बरेली से अपने ट्रूप्स को दिल्ली में लेके आए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था मैच द फॉलोइंग कि कानपुर से कौन आए थे? नाना साहब आए थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बरेली से खान बहादुर। ये 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। रिजल्ट एक बार देख लीजिए। अगर नेट 8 to 10 आपके करेक्ट हैं देन इट्स एन एक्सलेंट परफॉर्मेंस। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो बिलीव मी प्रीलिम्स होने में दिक्कत नहीं आएगी। 6 to 7 करेक्ट है तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। 4 से 5 मेहनत करनी पड़ेगी आपको। लेस देन 4 करेक्ट है आपके तो आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीड एनसीईआरटीज, उसके बाद स्पेक्ट्रम पढ़िएगा या बिपिन चंद्रा पढ़िएगा और कोशिश करिए कि इन 2 ब्रैकेट्स से अपने स्कोर को एटलीस्ट यहाँ पर तो ले ही आइए। और अगर 8 to 10 में आ जाता है आपका स्कोर तो और भी अच्छा है। और कंसिस्टेंटली अगर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑफकोर्स मेंस की भी तैयारी आपकी अच्छे से हो पाएगी। नाउ देखिए टेलीग्राम चैनल जो आप इस लिंक को यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अनअकैडमी स्टूडियो राइज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलेंगी कंसर्निंग ऑल द मटेरियल जो कि आपकी यूपीएससी सीएससी में हेल्प करेगा फ्रॉम ऑल द अनअकैडमी स्टूडियो राइज एजुकेटर्स। Thanks for watching this video. Give us a like if you like the video. You can subscribe the Unacademy channel as well. आप ये लाइव कोड को यूज कर सकते हैं। ये कोड आपको हेल्प करेगा ताकि मॉक टेस्ट सीरीज को और आने वाले एथिक्स जो सीरीज है उसको आप एक्सेस कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।